नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। हरिद्वार में सीएम केजरीवाल ने आज अपने दौरे के दौरान सिडकुल के हाइफन होटल में संबोधन करते हुए ऑटो वालों को सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों में बताया है। सीएम केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में आपकी सरकार बनने में 70% ऑटो वालों का सहयोग रहा है। तो और क्या कहा सीएम केजरीवाल ने, चलिए आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों से श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बार बार उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो पता है इसमें ना बहुत जगह लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। आजकल मैं जगह जगह घूम रहा हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है, लोग किस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारे बच्चे भी IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कोई बोल रहा है कि क्या पढ़ाई करके इंडियन सिविल सर्विसेज, रेस्क्यू सर्विसेज, उसमें क्या हमारे में क्षमता है या हमको ऐसी एजुकेशन दी जाएगी। कोई ये पूछ रहा है कि क्या हमारा लड़का भी इंडियन आर्मी में कर्नल बन सकता है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि सर आप जिस जिस बार यहाँ पे आते हैं, हर बार ना हम सबका हौसला बढ़ता है। अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी आए थे यहाँ पे, तो उनका व्यापार संघ के साथ में एक संवाद हुआ था। जनरली क्या होता है, जो हम देखते हैं कि व्यापार संघ के संवाद, उसमें युवा आम जनता एकदम से शामिल नहीं होती क्योंकि बड़ी टेक्निकल चीज होती है। लेकिन इस तरीके के हमको इनपुट आए कि लोग बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे थे कि सिसोदिया जी किस सरल भाषा में समझा रहे थे कि वाकई में ट्रेड, व्यापार और रेवेन्यू जनरेशन कैसे अच्छा हो सकता है। आज जिस प्रकार से लोग सवाल करती है, पूछती है, उसके बेसिस पे हम अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। आज बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि हमारे जो चालक होते हैं, हमारी जो सोसाइटी है, एक बहुत बड़ा अंग है जो, जिसमें कि ऑटो यूनियन हो गया, जिसमें टैक्सी यूनियन हो गया, अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो गया। वो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल सर जब यहाँ हरिद्वार में आ रहे हैं तो एक बार उनके साथ संवाद हो सके। सर ये वो लोग हैं जो पूरी जान लगा करके, जब बाहर से कोई लोग आते हैं, यात्री आते हैं, उनको ना विपरीत परिस्थितियों में पहाड़ों में लेके जाते हैं, समाज से जोड़ते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, कोविड काल के दौरान जब इनकी सारी रोजी रोटी बंद हो रखी थी, 70% इनको नुकसान हुआ, ये देख रहे थे उस समय कि कोविड का इतना बुरा असर था कि हमारी सरकार पूरी फेल हो गई थी। उस टाइम पे ये वॉलंटियर होकर के आगे आए और इन्होंने अपने ऑटो रिक्शा को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करा, उसमें छोटे छोटे से सिलेंडर लगाए, मास्क लगाए और अपनी जान को जोखिम में डाल करके ये कोविड में बगैर किसी सपोर्ट के जनता को मदद करने के लिए घुसे रहे। इनकी कुछ इच्छाएं जो जरूरत थी सरकार पूरी नहीं कर पाई। आज हम इस संवाद में एक तरीका बना रखा है कि पहले सर आपका हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सबको संबोधित करें, उसके बाद अगर किसी के कोई सवाल होंगे तो उन सवालों को लिया जाएगा और आज के इस संवाद को लेकर के जो मुद्दे आएंगे, उन मुद्दों को आम आदमी पार्टी अपनी पॉलिसी में इंप्लीमेंट करने के लिए तरीका बनाएगी, जिसके लिए कि अरविंद केजरीवाल सर हमेशा हमें गाइड करते रहेंगे। मैं सभी ऑटो यूनियन की तरफ से राजेश भट्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं ये कहता हूं कि आप पहले मुख्यमंत्री हैं जो सीधा संवाद ऑटो वालों से, प्रदेश में पहली बार किसी ने ऑटो वालों को पूछा और आपने सम्मान दिया है, ठीक है। और मैं ये आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे कृपया ये बताएं कि दिल्ली में ऑटो वाले आपके इतने मुरीद क्यों हैं? ठीक है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक हमारे यहाँ कोई मेडिकल सुविधा नहीं होती। मैं चाहता हूँ समय समय पर इनकी मेडिकल जांच हो और इंश्योरेंस पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी आए जो इन्हें आगे दिक्कत हो।
सर हम दिन रात सेवा करते हैं। जहाँ परिवहन की व्यवस्था नहीं होती, हम लाने ले जाने का लोगों को व्यवस्था रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से हम लोगों को परेशान किया जाता है और टैक्स देने के बाद भी अलग अलग तरह के वो रखे जाते हैं हमारे ऊपर। तो उसके लिए आप कुछ बताएं क्या करें। आपका बहुत बहुत आभार हरिद्वार में आने पर। मैं ऑटो विक्रम महासंघ से प्रवक्ता एंड महामंत्री हूं, आदित्य शर्मा मेरा नाम है सर। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपका तालियां बजाकर स्वागत किया जाए केजरीवाल जी का, आज जो इन्होंने ऑटो वालों को बुलवाया यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चीज के लिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपसे कि हमारी जो वर्तमान सरकार है फिलहाल, पिछले लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन में हमारी ऑटो विक्रम की किस्तें टूट गई है सर। जो फाइनेंसर हमें परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी खींच लेंगे, तुम्हें ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, इसमें हमारी सहायता की जाए सर थोड़ी सी, पहला पॉइंट। दूसरा, मैंने आपको ज्ञापन दिया है अपने अध्यक्ष महोदय के द्वारा, उसमें मेरे सारे बिंदु लिखे हुए हैं सर। धन्यवाद सर। हमारी निम्न समस्या, मैं देहरादून से शेखर कपिल ऑटो रिक्शा यूनियन से एक तो हमारी समस्या है सर आरटीओ में भ्रष्टाचार। दूसरा है हमारी पार्किंग और स्टैंड की व्यवस्था। कहीं इधर उधर जहाँ गाड़ी खड़ी होती है चलान हो जाते हैं एकदम, इतना एक हफ्ते में नहीं कमाना जितना एक चलान चल जाता है। और सर हमारी कबाड़ नीति, इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही है कबाड़ नीति, क्योंकि इससे कहीं महाविनाश होगा सर इस नीति से। क्योंकि वैसी कोरोना की मार झेल रहे हैं हम काफी टाइम से, और अभी भविष्य ये नहीं पता कोरोना आएगा नहीं आएगा। ऐसे में यदि कबाड़ नीति आती है तो हम तो डूब ही जाएंगे लगभग। और एक और उम्मीद करते हैं सर कि जो भी प्रपत्र होते हैं गाड़ी के कागजात, उनकी वैधता को 1 साल तक और एक्सटेंड दिया जाए। ये है सर हमारी मुख्य मांगे। धन्यवाद। ये भैया ताऊ जी को दे दो, ताऊ जी कुछ कहना चाह रहे थे। अंकल जी। मेरा सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी 27 तारीख में दिल्ली गया था। मैं था, मेरी बीवी, मेरी बेटी और मेरा बच्चा। मैं वहाँ बस में बैठा एयरपोर्ट के लिए। हम 2 आदमियों का किराया लिया गया, हमारे बच्चों का किराया नहीं लिया था। वाह, तालियां जोरदार एक बार। मैं ये चाहता हूँ यही सिक्का हमारे इस उत्तराखंड में आप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इधर दे दीजिए। मैं दून ऑटो रिक्शा यूनियन देहरादून से 2500 ऑटो है, उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा संवाद शासन में होते हुए यहाँ उत्तराखंड में आज तक नहीं हुआ, तो ये पहली बार हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में स्टेशन में कृष्णा ऑटो वाला है, वो अध्यक्ष है वहाँ पे, तो मेरी उससे बात होती रहती है। एक दिन मैं दिल्ली गया, उसने स्कूल दिखाए मुझे। वहाँ पे स्कूल इतने बढ़िया लगे कि वहाँ पे स्विमिंग पूल बने हुए और इतना जैसे होटल होगा। मैंने उसी दिन से कसम खा ली थी कि देहरादून में हमारे 2500 ऑटो नहीं, 2.5 लाख, बहुत सुंदर, 2.5 लाख के बराबर काम करेंगे। और हर ऑटो वालों को बोला, सवारी जितनी बैठे, 10 सवारी एक दिन में बैठेगी, 10 सवारी को आम आदमी पार्टी की तरफ से झुकाव करना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं दिलशाद अंसारी, मंगलौर विधानसभा उपाध्यक्ष। ये हमारे मंगलौर में अभी तक बस स्टैंड का सही विकास नहीं हुआ। वहाँ पे बसें नहीं रुकती है और रात रोड के अंदर मंगलौर बहुत तंग होते हैं। तो मैं चाहता हूँ मंगलौर बस स्टैंड बढ़िया बना दिया जाए और वहाँ विकास हो। अब तक वहाँ का विकास नहीं हुआ। इंशाल्लाह आपको पूर्व बहुमत से उत्तराखंड के नहीं जिताएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं यहाँ अपने जितने ऑटो टैक्सी वाले भाई आए हुए हैं सबको नमस्कार करता हूँ। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऑटो वाला तो बेचारा डेली कमाता है, खाता है। आप यहाँ पे अपना समय निकाल के आए। जाहिर तौर पे हर एक ने एक दो सवारी तो गंवाई होगी, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, तवज्जो दी कि आप अपना धंधा छोड़ के आज 3-4 घंटे के लिए यहाँ पे आए। जैसे अभी राजेश भट्ट जी, आपका नाम है, राजेश भट्ट जी ने कहा कि दिल्ली के ऑटो वाले हमारे इतने मुरीद क्यों हैं। आज आपके बीच में आके मुझे अपने दिल्ली वाली जो पूरी यात्रा है वो याद आ गई। 7-8 साल पहले जब हमने शुरू में राजनीति में कदम रखा था, दिल्ली के ऑटो वालों से तब संपर्क हुआ हमारा। आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दिल्ली में हमारी सरकार बनी, इसमें 70% योगदान ऑटो वालों का है।
ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, मैं अभी बताऊंगा कैसे है। 70% योगदान ऑटो वालों का है। यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में उस वक्त ऑटो वालों को लोग बड़ी नफरत की नज़रों से देखते थे। कहते थे ऑटो माफिया, ऑटो वाला मीटर से नहीं चलता, ऑटो वाला ज़्यादा ओवर चार्जिंग करता है, ऑटो वाले माफिया हैं, ऑटो वाले ये हैं, ऑटो वाले ये, इस तरह की बातें ऑटो वालों के लिए कही जाती थी। जब मैंने ऑटो वालों से बात करनी चालू की तो कुछ लोगों ने कहा, देखो अगर तुम इनका साथ दोगे तो सारी जनता तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, जनता इनको नहीं चाहती, ये लोग जनता को लूटते हैं, तो तुम इनसे बात मत करो। जब मैंने बात की और सारे सिस्टम का पता चला, एक ऑटो वाला सवेरे से शाम तक पुलिस वाले को भी पैसे देता है, सरकारी विभाग के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी पैसे देता है, आरटीओ वाले को भी पैसे देता है, पता नहीं कितने लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। और जब किराया बढ़ाने की बात आती है तो कोई सरकार उनका किराया नहीं बढ़ाती। कानून इतने मुश्किल बना रखे हैं, इतने मुश्किल बना रखे हैं कि कोई ऑटो वाला बेचारा चाह के भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। फिर जब वो कहाँ से निकालेगा पैसा, वो फिर सवारी से 2-4 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है। तो मैंने रामलीला मैदान में एक दिन सारे ऑटो वालों की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और आज मैं दिल्ली की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि अगर ये ऑटो वाले माफिया होते तो आज इनके बड़े बड़े महल होते। इन्होंने जितना भी, आप कहते हो ये लूटते हैं, जितना भी इन्होंने लूटा वो सारा लूट मार करके भी ये बेचारे झुग्गी में रहते हैं। तो माफिया ऑटो वाले नहीं है, माफिया ये नेता हैं, माफिया ये पार्टियां हैं, जिन्होंने जानबूझ के सिस्टम बना रखा है कि ऑटो वाले को बेचारा अपनी ईमानदारी के साथ सुख चैन से जिंदगी नहीं जीत सकता। माफिया कौन है? माफिया वो लोग हैं जिन्होंने सड़कों के और पता नहीं किस किस चीज़ के अंदर हजारों करोड़ रुपए के पैसे कमा लिए, अपने प्राइवेट जेट रख लिए, अपने बड़े बड़े महल बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली। माफिया वो हैं या माफिया हमारे बेचारे ऑटो वाले हैं जिनकी जो अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए तड़पता रहता है बेचारा। तो मैंने वहाँ पे जब दिल्ली की जनता को कहा, मैंने कहा एक बार हमको जिता दो, ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि सारी दिल्ली की जनता ऑटो वालों से प्यार करने लगेगी। आज आप दिल्ली चले जाओ, अब दिल्ली में कोई ऑटो वाला, कोई दिल्ली की जनता ऑटो वालों के लिए कुछ बुरा भला नहीं कहती। ऑटो वाला दिल्ली के लोगों को प्यार करता है, उनको इज्जत देता है, और दिल्ली की जनता ऑटो वालों को इज्जत देती है। सारे मीटर से चलते हैं, सारे अच्छा चलते हैं, सारे ईमानदारी से कमाते हैं। क्यों? हमने सारा सिस्टम बदल दिया ऑटो का। जितने उलट सुलट कानून इन्होंने बना रखे थे जिसकी वजह से इनसे पैसे लिए जाते थे, वो सारे कानून बदल दिए, सारा सिस्टम ठीक कर दिया। हम लोगों ने किराए बढ़ा दिए। जितना ऑटो वालों किराया कमेटी बनाई, उस किराया कमेटी में ज़्यादा ऑटो वाले थे, 2-4 अफसर थे। ऑटो वाले ने खुद बैठ के अपना, भाई ऑटो वाले भी जब बैठेंगे अनापशन आप किराया थोड़ी बढ़ाएंगे, अनापशन आप किराया बढ़ा देंगे तो सवारी मिलनी बंद हो जाएगी। तो जब ऑटो वाले अपना किराया तय करते हैं तो वो देखते हैं कि देखो जी अगर हमने ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर वो टैक्सी से ज़्यादा हो जाएगा, फिर लोग हमारे आना बंद कर देंगे। सारा देखते हैं ऑटो वाले, इतना सरकार नहीं देखती। तो ऑटो वालों ने खुद अपना किराया बनाया और आज सारी दिल्ली की जनता भी खुश है और